4 सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू, इसमें 2 फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू। लंबी जर्नी है काफी बट लंबी अच्छी जर्नी। जर्नी है। अब अच्छा लगा। जो मेरा पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मेंस लिखा था, मतलब उसमें मुझे 249 स्कोर थे। फिर मुझे 281 आया एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब मेरे को तो मैथ्स आता है, बट थर्ड में फिर से गिर गया 241 पे। तो इट इज़ नॉट दैट कि मैं 281 से गिर नहीं सकता, कभी मैं गिरा हूँ और फिर मुझे फोर्थ पे वापस से 296 मिला है। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप कोई कोई भी सर्विस के लिए नहीं फाइट कर रहे हो, आप आईएएस के लिए फाइट कर रहे हो एंड वहाँ पे डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है। आप घुमाओ, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आप सीधा बोलो मुझे यही करना है सर, और एकदम विश्वास के साथ कहो कि सर दिस इज द राइट वे। हाय एवरीवन, येट अनदर एपिसोड ऑफ रॉय एंड रियल। और आज मेरे साथ हैं सूर्यभान, जिनकी रैंक आई है 27 इस साल, और इनकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और लंबी जर्नी रही है। जैसा कि आपको पता है, रैंकर से बात करने से पहले मैं सिर्फ 5-10 मिनट थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो दैट मेरे को कुछ कुछ बड़े बड़े स्तंभ मिल पाए उनकी जर्नी के। 2018 में आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हुए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड डिग्री। ही रोट दी प्रीलिम्स देन एंड देयर बट न्यू वुड नॉट क्वालिफाई। अगले 2 अटेम्प्ट कन्विंसिंगली प्रीलिम्स निकाला, अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, आई थिंक फॉरेस्ट और यूपीएससी दोनों क्रैक किए। देन एक स्लंप आया, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो एक ईयर बिल्कुल अचानक से निकल गया। और इस साल he improved upon, after being in IRS, he improved upon the rank, and this year he is AIR 27. सूर्यभान से बात करते हुए मुझे ऐसा आइडिया लगा कि इन्होंने इस जर्नी को काफी जिया है। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आजकल मैं जिन रैंकर से बात करता हूँ वो कहते हैं कि यार अब तो ना बिल्कुल तुम्हें नुआंसेस में जाना ही पड़ेगा, वो आधा एक नंबर भी लेके आना पड़ता है, तो सूर्यभान ने बोला कि यार वो हमेशा से ही था। बिकॉज ऑफ सम नैरेटिव्स लोग थोड़े बहुत इजी वे आउट्स और ये सब ले रहे थे, बट हमेशा से यूपीएससी सपोज टू बी मोर नुआंस्ड, सटल इन योर प्रिपरेशन अप्रोच। क्या क्या चीजें लोगों को फर्स्टली एक और मुझे बार ढंग से लगता है सोचनी कि पड़ेंगी अब? मैं बहुत पहले से मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल एम्फासिस कीजिए। आप ऐसे मत देखिए कि पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, एनवायरनमेंट कर लेंगे और प्री क्लियर कर लेंगे। ये दिस एंड this was there in fact just because some people have said it, people have taken it for very art and culture, even science and technology in detail। ठीक है, आपको broad idea होना चाहिए। Secondly, the technique of elimination is no more relevant for civil services with the kinds of options I have gone through the paper। I saw 37 questions were there जहाँ पे multiple options थे, जहाँ पे only 1 is correct, only 2 is correct, इस टाइप की चीजें थी। Thirdly, द कंटिन्यूस चेंजिंग ऑफ पैटर्न, जैसे कि ये आया, फिर असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, दिस वाज आल्सो न्यू इन्वेंशन। देयर वर 18, दिस वर ऑलरेडी देयर, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्फासिस कर दिया कि 18 क्वेश्चन थे इसके, मैंने आई हैव काउंटेड इट एंड आई फाउंड दैट it just reflects that every candidate must be up to date, prepare with the kind of uncertainty and new kinds of questions that civil services can come up। So these are 3 reactions of mine। अच्छा, थोड़ा डीप जाते हैं। हमें ऐसा लगता था, एंड यू नो वी आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, की एक तो हो गया कि आप तत्चित होकर पढ़ाई करो पूरा अपना, ठीक है, यू लाइक यू सेड सारे सिलेबस के हर पार्ट्स में हेजिंग मत करो, सबको अपना अपना टाइम दो। बट फिर थोड़ा बहुत भी स्मार्ट वर्क या थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनर्स माइंड वाला एंगल कहाँ फिर छूट जाएगा? क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो इट्स अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि यार क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन कैसे सेट किया है, वो कहाँ तुम्हें घुमाना चाहता है, कहाँ से नहीं निकलना। यू कांट लर्न इट इन वन डे, ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, would still be able to। मैं कैसे पढ़िए कि आपसे पेपर डेफिनेटली होगा, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ विद जितना मैंने पढ़ा। मैंने कोई प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा तोड़ नहीं निकाला, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने इतनी बार और इतनी अच्छी से पढ़ी है कि मुझे पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, तो दैट हेल्प्स। तो इस बार मुझे लगता है कि जो पेपर था वो ठीक है, इतना गेस मास्टर्स टाइप एलिमिनेशन तो नहीं काम करता आपका, बट अगर आप स्टैटिक पे और जो चीजें आपकी जो बेसिक्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड वाटर पे क्वेश्चन था, रेन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, हो जाते हैं मतलब सिर्फ बेसिक्स करने से आपको बहुत, बट हाँ बेसिक्स मींस स्टैंडर्ड बुक्स एंड बेसिक्स एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से थॉरली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जस्ट एक हिंट दे रहा हूं मैंने क्वेश्चन देखा था, एक कुछ 5 आर्कियोलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ था, उसमें जो लास्ट नाम था एलियट का नाम था या कुछ नाम था, वो आपको थीम 1 की बुक में मिल जाएगी। तो अच्छा। अगर थीम 1 एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी, लास्ट में किसी ने देखा होगा कि ये एक्सकवेशन इन्होंने किया है कि नहीं किया है, तो डेफिनेटली। अब देखिए इसमें 4 नाम नहीं पता आपको, पर एक नाम बहुत है, हाँ। एक ही नाम काफी है। वैसे ही लास्ट ईयर पहला मेरे सेट में पहला क्वेश्चन था 2021 के प्रीलिम्स में,
वो 3 प्लेराइट्स के नाम दिए हुए थे, बट एवरीबडी नोज भाषा या भाभूति एक नाम हाँ। था। तो एवरीबडी नो कि जिसने अगर अच्छे से पढ़ी लिटरेचर की बुक्स तो वो क्वेश्चन को कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आउटराइटली एकदम नया चीज है। मतलब मुझे लगता है अभी भी पेपर उतना डुएबल है, बट जस्ट बिकॉज आपको ये आजकल का जो पेपर है, इस बार का मेरा रिएक्शन था कि द वन हु इज वेरी काम, वेरी शांत, जो मतलब समझ रहा है कि पेपर टफ है और शिद्दत से करना है, वो मतलब जो ठहर जाए बस वही जीत जाए, इसमें ये हाल है। ये अपने साथ जेई वगैरह में भी होता था, मतलब बैक इन माय डेज की, एक बार तुम समझ जाओ पेपर ही टफ है और है ना। आई जस्ट रिमेम्बर दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विद्या मंदिर क्लासेस, तो वहाँ भैया लोग कहते थे कि अगर पेपर टफ है ना तो सबके लिए हम्म। टफ है, तो जस्ट टेक अ ब्रीदर, टेक अ पॉज एंड अब अटेम्प्ट करोगे, भूल जाओ कि क्या समझ के आए थे, क्या रूब्रिक्स थे दिमाग में, जस्ट अटेम्प्ट एज इट गोज। ओके, देन लेट्स कम बैक टू द थर्ड पॉइंट जो आपने अभी अभी बोला, राइट? कि फर्स्ट पॉइंट फैक्ट कि आप हेज करो सारे सब्जेक्ट, राइट? तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि देयर आर सम सब्जेक्ट जो हाई यील्ड नहीं होते, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप चीजें नहीं होती ज्यादा, एंड दे यूज टू इधर लीव इट और लीव इट फॉर द लास्ट डे, क्रैश कोर्स वगैरह। ऐसा कोई भी नहीं था सब्जेक्ट जो आपने ऐसा छोड़ा था इन योर प्रिपरेशन टाइम, जिसका आपको लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या सिलेबस इतना वास्ट है, लेट मी नैरो डाउन, नॉट गो डीप? छोड़ा तो नहीं था, बट हाँ एक थ्रेशोल्ड आपको हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। आप उस थ्रेशोल्ड के नीचे रहेंगे, मतलब कि जैसे एंशिएंट मेडाइवल में आपको कुछ बेसिक चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, एनसीईआरटी हो गई, लूसेंट हो गई, जो मेरा मानना है, और कुछ की टर्म्स का जानना, प्लेसेस का जानना, ये सब तो एकदम रहा ही है हरदम। तो कुछ एक थ्रेशोल्ड आप करिए हर सब्जेक्ट में, उसके बाद जहां पे आप मास्टरी कर सकते हो वहां पे मास्टरी अचीव कर लीजिए आप। तो ये ओके, मेरा मानना है। तो मैंने लगभग सब में थ्रेशोल्ड था, मास्टरी कुछ कुछ में थी, कुछ कुछ में नहीं थी। okay, cool. Now let's come to you. More of a personal thing, right? So you got an IRS rank and you got a forest rank. You chose to continue. You chose to stay with the IRS revenue services, and then this year you remarkably improved, and 27th rank is what you have right now. What are the things जो खुद से अवलोकन किया था कि ये मिसिंग है, ये और टाइट करनी है, और किस किस चरण में? प्रीलिम्स तो आपने 4 ही रखा था, तो मेंस और इंटरव्यू में ऐसा क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई इस बार और कैसे? मेंस में मैंने ऑब्जर्व किया था कि पेपर 1 पेपर 4 में मुझे कम मार्क्स आ रहे थे, मतलब आई गॉट स्टक इन एटीज इन ऑल 3 मेंस। अच्छा। 2019 20 21 मुझे स्कोर स्टक थे मेरे। और जो पेपर 4 था उसमें भी स्टक था। 2021 में मुझे केवल 90 मार्क्स थे, और 19 वाले में 114 था, बट उस साल हाईएस्ट भी तो 162 गया था। हम्म। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आई गॉट स्टक इन द सेम जोन 90 में। ठीक है। तो दोनों पेपर में मुझे एक चीज दिख रही थी कि आई वाज स्कोरिंग जस्ट 170 में स्कोर, जबकि जो टॉपर्स होते थे इन दोनों पेपर का स्कोर उनका 230 जाया करता था, 230 235 ऐसे आराम से। हम्म। और पेपर 1 2 और 3 में आप मिला करके अगर आप टॉपर्स का स्कोर देखोगे तो इट्स अराउंड 210 ब्रॉडली। पेपर 2 में लोगों हम्म। को 115 मिल जाता है, 120 मिल जाता है, और पेपर 3 में आपको जो है 85 80 90 मिलता है। तो 210 तक स्टेबलाइज हो जाती हैं चीजें। तो मैंने सोचा इस बार कि 2 और 3 का जो सम है वो तो मेरा कांस्टेंट रह रहा था, मैंने कहा 1 और 4 पे काम कर। हम्म। तो 1 में मैंने इस बार लगभग 20 के अटेम्प्ट के मुकाबले जिस साल मेरा सिलेक्शन हो चुका था 16 मार्क्स इंप्रूव किए। 88 थे उस साल, अच्छा। और इस बार 104 है। 21 के मेंस में मुझे 82 थे, तो इस बार 104 है, तो इट्स अ जंप ऑफ अप्रॉक्स 20 मार्क्स। वैसे ही हम्म। जो पेपर 4 है इस बार मैंने उस पर भी अच्छे से काम किया। मैंने डेली आंसर राइटिंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिया था, और मैं उस पर शिद्दत से मैंने काम किया, और मुझे लगता है कि दैट पेड मी ऑफ। मुझे 121 मिला इस बार। तो वाओ। पेपर 1 और 4 का ऐड करके मुझे लगता है जो 50 मार्क्स का इंक्रीमेंट था लास्ट ईयर के मुकाबले, दैट वाज सफिशिएंट इनफ टू गिव मी द पुश। एंड ये थोड़ा थोड़ा और लेट्स डबल डिप ऑन दिस ना, तो मतलब मैंने किससे बात करता, मैं उमा से बात करता, रैंक 3 जो इस साल की, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो काफी ड्रास्टिक वो किया था कि अपने माइक्रो नोट्स इतने लिमिट कर दिए थे, एंड समहाउ शी हर प्रेडिक्शन जस्ट फेल राइट दिस ईयर कि इसमें से ही आएगा, इसमें से आना चाहिए करके। शी सेड जस्ट 50 टॉपिक करे मैंने, बट बिल्कुल इन डेप्थ, मतलब नुआंस की भी और बाल की खाल निकाल निकाल के सब कुछ किया, कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से कुछ आएगा तो फोड़ दूंगी टाइप। आपने ऐसा क्या क्या किया? क्या वो एक अलग कौन सी नई नई लेयर्स ऐड करी 1 और 4 पेपर 4 में? देखिए 1 में मेरे से जो दिक्कत थी कि मैं ज्योग्राफी पढ़ता तो था बहुत शिद्दत से, बट मैं ज्योग्राफी में बहुत सारे चीजों को लिंक नहीं कर पाता था। अच्छा, जैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक दिमाग में फ्रेमवर्क बना ही लिया कि मुझे अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता ज्योग्राफी में,
जो कि क्लाइमेटिक फिनोमेनॉन से रिलेटेड है। तो मैं उसमें टेम्परेचर लाऊंगा, प्रेसिपिटेशन लाऊंगा, मॉइस्चर लाऊंगा, वाटर वेपर लाऊंगा, कुछ ना कुछ तो चीजें लाऊंगा, फिर क्लाइमेटिक फिनोमेनॉन से लिंक करूंगा, डिजास्टर से लिंक करूंगा, जितने डिजास्टर हो सकते हैं उनसे लिंक करूंगा, और फिर मैं एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर दूंगा। मैं ओके। मतलब जैसे इंडियन मॉनसून की बात करूं मैं, तो जेट स्ट्रीम्स हैं, ओशंस के जो करंट्स होते हैं उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, प्रेशर कंडीशन से क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन जो डाइपोल होते हैं, एल नीनो इफेक्ट, मैंने सब चीज को जबरदस्ती मैंने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे लिंक करना ही करना है। और अगर आप देखोगे, क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट कुछ ऐसा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोपोस्फियर इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस द ग्लोब। हम्म। जब आप शिद्दत से लिंक करते हो चीजों को, तो ये क्वेश्चन आसान बन जाता है कि आप टेम्परेचर को लिंक कर लो, प्रेशर को लिंक कर लो, एयर सर्कुलेशन को लिंक कर लो। ठीक है, तो चीजें आसान बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज तो ये थी कि मैंने ज्योग्राफी को मैं अच्छे से मेहनत की, और इसमें मैं अगर आपको कहूंगा कि मैंने जो भी सिलेबस तो है वो तो ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ा, मतलब ज्योग्राफी को इस बार खुद के नोट्स बनाए हैं। और सोशल सोसाइटी मैंने अच्छे से, सोसाइटी में मैंने पढ़ता तो मैं हर बार था, बट इस बार भी वही चीज की मैंने रिपीट की, बट थोड़ा अच्छे से रिवाइज किया, और मैंने थोड़े शायद थोड़ा सा बेटर किया, क्योंकि मैंने विजन का जो स्टडी मटेरियल है, जो उनके स्पेसिफिक एडवांस्ड क्या कहते हैं उसको, एक मटेरियल आता है उनका, वैल्यू एडेड मटेरियल, वो मैंने पढ़ा, और मुझे पढ़ता तो था ही मैं, बट मैंने उसमें से भी माइक्रो नोट्स बना लिए, अपने एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए, और उसमें और एनरिचमेंट कर दिए, तो शायद मुझे ये दो सब्जेक्ट ज्यादा पे ऑफ किए इस बार। तो मतलब अपने माइक्रो नोट्स और अपना वो सब ये किया, हाँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यू अटेम्प्ट करके कुछ उसके स्ट्रैंड्स निकले, या यू वर जस्ट अबाउट मॉक्स लेता रहता हूँ एंड तब इसका क्या था स्ट्रैटेजी? वाज नहीं इट मोर ऑफ पीवाई क्यू हैवी स्ट्रैटेजी या नहीं? नहीं, पीवाईक्यू तो मैं देखता था, बट मैंने उतना ज्यादा रिलाय नहीं किया, मुझे लगता था नहीं रिपीट होगा, बट आई एक्चुअली वन शुड फोकस ऑन पीवाईक्यूज एज वेल। मैं सोचता था कि मैं अपने से ही करूंगा, मतलब मैं सिलेबस तो जानता हूँ, सेकुलरिज्म है तो क्वेश्चन तो आएगा कुछ ना कुछ इधर उधर से, हाँ। तो मैं अपने हाँ। से ही करता, मैंने ज्यादा डिपेंड नहीं किया पीवाईक्यू पे, और मतलब खुद से सोचता अगर मुझे टाइम मिलता कभी तो, कि मतलब हाँ इसको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं किया था मैंने। ओके। एक चीज बताओ कि दिस वाज योर फिफ्थ अटेम्प्ट, राइट? एंड इट ऑब्वियसली इज अ लॉन्ग जर्नी। तो व्हेन यू एंटर 2018 पे, और अब जब आप, एंड यू से इट्स अ रिवॉर्डिंग जर्नी, किस लेवल पे रिवॉर्डिंग थी? डिड यू डिस्कवर समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ? ये कन्विक्शन जो आप ला रहे हो थोड़ा बहुत तो अगेंस्ट द विजडम ही है, क्योंकि पीवाईक्यू और ये तो बहुत हल्ला मच रहा था एक पिछले 1-1.5 साल से, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं किसी को पकड़ लो वो कहते थे 10-10 बार पीवाईक्यू करते थे वगैरह वगैरह, और ये सब अभी भी चल रहा है। ये कन्विक्शन कैसे आया? क्या क्या चीजें चेंज हुई ओवर द 5 years इन योर हेडस्पेस, द वे यू अप्रोच्ड योरसेल्फ इन द एग्जाम? और क्या क्या चीजें सेम रही विच यू डिडंट चेंज? यू लाइक मैं सही हूँ, लेट मी वेट फॉर द टाइम। देखिए, मैंने जब पहला अपना सीरियस अटेम्प्ट दिया था 19 में, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था, और वो बहुत बड़ा पुश था, मतलब उसने मुझे इतना दृढ़ बना दिया कि मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने पढ़ा है बस वही सार है, यही आप अच्छा। करिए, आपका प्री हर बार निकलेगा, और मैंने वही किया, और मेरा प्री लगातार 4 बार मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर पहली अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया एकदम जबरदस्त, तो वो मैंने पहला साल जो था मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत की थी, मुझे लगता है उसके बाद तो मैं समझ ली 50% एफिशिएंसी से पढ़ाई किया हूँ, बीइंग अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। तो या। वो पहले एक अटेम्प्ट मैंने अच्छे से पढ़ा, तो उसका मेरे को रिवॉर्ड मिलता गया। एक चीज, ठीक है, मतलब अब बहुत सारा चीज बोलने को तो है, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। हम्म। तो एक जो इंटरव्यू था पहले अटेम्प्ट में, जो मैंने कहा कि आई कुड नॉट बिलीव कि मैं दे सकता हूँ, पहली बार में इंटरव्यू में पहुंच गया मैं यहाँ पे, मतलब फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो किया है वो ठीक किया, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ आज। तो वो एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर था कॉन्फिडेंस के लिए, वो बहुत बड़ा पुश फैक्टर था। फिर कंसिस्टेंट आप जब इंटरव्यू देते हो, तो आपको लगता है अरे आप साइकिल में ही तो हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, मतलब मेरे साथ वो कभी फॉल नहीं आया, उतना मेजर फॉल नहीं आया कि मतलब मैं सोचूं कि नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया है। अच्छा। पता है, सेम स्टोरी, समथिंग सिमिलर फॉर स्टोरी, मैं एक से बात कर रहा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट किसी रॉयल रियल में उनके शायद 2 इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो तीसरे उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बैगेज था पास्ट फेलियर्स का। तो आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट एंड बोला कि यूपीएससी पैनल जो है ना वो भांप लेता है तुमको, मतलब यार वो दिग्गज एकदम बैठे हैं द एपेक्स ऑफ दे कैन स्मेल यू कि कहाँ फंस रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो क्या अंदर, तो यू रियली रियली हैव। एंड इस लेग में कहीं भी तुमने प्री मेंस इंटरव्यू किसी को भी हल्का ले लिया ना, वहीं पे टांग टूट जाती है जस्ट। सो इस इंटरव्यू में ऐसा क्या सही किया, मतलब व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड?
कितने आए थे इस बार नंबर इंटरव्यू में? देखिए मैं आपको बता दूं मेरे इंटरव्यू के स्कोर्स। पहले सिविल्स में मुझे 151 थे, दूसरे सिविल्स के इंटरव्यू में 168, थर्ड में भी 168 और फोर्थ में 198 है, मतलब जो इस बार हुआ है मेरा। दैट्स सुपर। जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू था उसमें भी सेम स्कोर है, 168 172। दो फॉरेस्ट का 300 मार्क्स का होता है, तो जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 155 157 के आसपास, मतलब अगर सिविल से उसको कंपेयर करें सिविल्स के स्केल पे। What different I did this time was I was slightly more confident and more vocal in my approach. मतलब ओके। मैं पहले इंटरव्यू ऐसे दिया करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, सर आई हैव डन दिस एंड दिस, मतलब ये मेरी दबी हुई आवाज थी जो कि मेरी नेचुरल नहीं है। मेरी नेचुरल है करेक्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय। और मैंने हाँ। ये वाला इंटरव्यू इस नेचुरल वॉइस टोन में मैंने बोला कि जिसको जैसा एरोगेंट लगे जो लगे मैं नहीं जानता, मैं यही यही आवाज लेके जाऊंगा, अब जिसको जो समझना है समझे। और मुझे लगता अच्छा। है this paid me off, this kind of attitude of being very confident of what you have at your own self, बस यही मेरे को लगता है हेल्प किया। और चौबे सर का बोर्ड था, मुझे खुद नहीं मालूम इतने मिलने वाले कि नहीं, तो मैटर ऑफ लक भी है इसमें, आप मान लीजिए चौबे सर का बोर्ड इज वाज नॉट द इजीएस्ट बोर्ड, राइट? मेरे को कल उमा ही बताई थी, बताया था कि थोड़ा रैंडम सा टुकली सा बोर्ड रहता है उनका, राइट? ये सर मेरे लिए पॉजिटिव था, आई फेल्ट इट दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट। बिकॉज अच्छा। आप सबको डैप से पढ़ पूछ लोगे तो सबके लिए तो डैप, सब लोग डैप प्रिपेयर करके आते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। मैंने देखा चौबे सर का बोर्ड, मतलब पहले तो मैं बहुत पैनिक हुआ और मैं बाद में भी बहुत पैनिक हुआ इंटरव्यू के बाद कि अरे यार चौबे सर आ गए थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे मतलब क्या स्कोर देंगे, और वो पुराना बैगेज तो था ही उनका कि सर उतना देते नहीं है। बट आई मैंने वो हॉल के बाहर बैठ के मैंने बोला नहीं आज तो मुझे बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर कुछ भी आए चलेगा। तो एक ये जो बैगेज था वो मैंने दूर कर दिया, तुरंत अपने आप को समझाया। मैं 20 मिनट सर के केबिन के बाहर बैठा था और मैंने उतने में ही अपने आप, वो बहुत क्रूशियल टाइम था, मतलब मैं उतने में इतना स्टेबलाइज हो गया कि मतलब आई वॉज इन मूड ऑफ गिविंग इंटरव्यू एक्चुअली। अच्छा। तो टेल मी मोर। ये अभी मुझे। फ्लो में हो तो बताओ थोड़ा और। और दूसरी चीज जॉब सर का जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने रैंडम होते हैं कि वो आपको निखार के दिखाते हैं कि आप कैसे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही रैंडम होता है, नो डाउट, एंड इट जैसे? बैकफायर्स फॉर कैंडिडेट। मतलब सर ने कुछ पूछा, फिर दूसरे पैनल ने कुछ और ही पूछा, तीसरे मेंबर ने कुछ और ही पूछना स्टार्ट कर दिया, मतलब एकदम। फिर चौथे पैनल मेंबर ने थर्ड पैनल मेंबर के क्वेश्चन पिकअप कर लिए। जैसे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो डिजिटल करेंसीज क्या होती है, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मालूम, हम्म। मैंने कुछ कुछ मिलता जुलता डेफिनेशन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसकी बता दी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे मेंबर ने पिक किया कि कंपैरिजन ऑफ सीबीडीसी विद क्रिप्टो करेंसीज, और उस पे दो तीन क्वेश्चन चले। फिर जो चौथे मेंबर थे उन्होंने वापस से पिक किया उसी क्वेश्चन को, पूछा कि क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर सीबीडीसी आप अपने वॉलेट में स्टोर करते हो, जैसे आपने बैंक में स्टोर किया आपको सेविंग्स इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, व्हाट इंटरेस्ट रेट डू यू गेट इफ यू आर स्टोरिंग दिस काइंड्स ऑफ करेंसीज, वर्चुअल डिजिटल करेंसीज इन योर वॉलेट। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम सर, मुझे एब्सोल्युटली आइडिया नहीं है। तो मैं बहुत वोकल था, मतलब मुझे लगता है ये नेचुरल वॉइस जो है ना मेरी, इसने मुझे नंबर दिलाए, और बहुत होगा तो गॉड्स ग्रेस एंड लक मैं कह सकता हूँ। ओके। इंटरेस्टिंग। सो इन दिस अटेम्प्ट डिड यू रीड फार एंड वाइड? मतलब इस बार काफी ज्यादा पढ़ा इधर उधर का, बिकॉज पढ़ते ही आ रहे थे 4 साल से। डिड यू स्प्रेड योर सेल्फ फार एंड वाइड, या जैसे आपने कहा ना मैं 50% में, मैंने पहली मैक्स मेहनत पहले पहले सीरियस अटेम्प्ट में की थी, उसके बाद मैं उसी की खा रहा था इन अ वे, लाइक उसी का मैं आई वाज जस्ट, इट वाज पेइंग ऑफ इन अ वे, राइट? सो इन दिस अटेम्प्ट अ लॉट वुड बी एट स्टेक, राइट? मतलब खुद का भी तो एक, क्योंकि you had cracked a major thing in the first attempt. 120 is not an easy thing. So now you know कि I can put study to practice and execute well. Was a lot at stake अभी इस this attempt, या chill type दिया था ये वाला attempt? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे ना तो वो लोग बोलेंगे तो बहुत चिल था इसको, मतलब इसकी 27 कैसे आ गई, बी ऑनेस्ट। मतलब अगर कोई बात भी करता है, फोन भी करता है, तो लोग यही कहते हैं कि भाई 27। तो इवन नो वन इज श्योर कि क्या मिलने वाला है आपको, दिस इज ट्रू। बट मैंने हाँ। उतना एफर्ट नहीं डाला था कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा एकदम मतलब पागलों की तरह मैं पढ़ रहा था, नहीं, मतलब डिसेंट एफर्ट डाला था। 7 से 8 घंटे जो हर कोई कैंडिडेट डालना चाहता है, 8 घंटे, कभी 9 हो गए तो कभी 6 हो गए, इस टाइप का ही चलता था, और कभी 10 हो गए एट मैक्स। ठीक है। बट ये था कि जो मैं जो पढ़ता हूँ, मतलब मुझे मालूम है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ता था। और वो 8-9 घंटे की भी जो स्टडीज हुआ करती थी वो काफी हुआ करती थी, सफिशियंट है। हम्म। और मैं तो इतना घूमता था, मतलब दोस्तों के साथ उठना बैठना, कि मतलब अच्छा टाइम को डाइवर्सिफाई करके चलता था मैं। ये नाइस यार।
अब तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली बात करूँ, मुझे सब पता भी नहीं मैं सवाल ववाल क्या पूछूं। तो एक जो क्विंटेसेंशियल क्लीशेड सवाल होता है कि आईटी बीएचयू से निकले थे उस वक्त स्टार्टअप वगैरह का कुछ क्रेज नहीं चल रहा था क्या बीएचयू में? कुछ भी मन नहीं था क्या कहीं जाने का, एक्सप्लोर करने का ये सब? हाउ कम सिविल सर्विसेज राइट फ्रॉम द कॉलेज? मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑनेस्ट जर्नी है। 2015 की बात है, सेकेंड ईयर में खत्म हुआ था और मैंने देखा कि कुछ बच्चे मेरे कॉलेज बैच के, दे आर टेकिंग वन नोटबुक एंड दे आर गोइंग एट सम प्लेस, लंका नाम की एक जगह है बाहर, और वहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे वो लोग सिविल सर्विस की कोचिंग के लिए जाते थे। तो वहाँ पे कोचिंग तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो लोग पढ़ते थे, मतलब जनरल ध्येय आईएएस और एक दो कोचिंग थी, मतलब रैंडम पर्सन पढ़ाया करते थे। मैंने सोचा कि यार मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है घर पे शाम के समय पे, चले जाता हूँ हफ्ते में 3 दिन जाना, 6 से 7, कौन सा बहुत नुकसान हो रहा है मेरा। तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया कि चलो कुछ कुछ पढ़ लेंगे, मतलब जान लेंगे क्या है, अगर होने वाला होगा तो ठीक है। तो उस साल मैंने कुछ 2015 के एंड में मैंने कुछ कुछ उस कोचिंग को ज्वाइन किया था, और उस साल मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूपी गवर्नमेंट से। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसी को इन्वेस्ट कर देते हैं, और मैंने फीस पे की थी। और फिर मेरा चलता था, क्लासेस में जाता जाया करता था। उस साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ क्लास जा गया और क्लास से रूम पे आया हूँ, दैट्स इट। फिर मैं लगभग 16 में, बाय द एंड ऑफ 16 मैं एक ही बार, मतलब स्पेक्ट्रम भी नहीं खरीदा था मैंने, तो सिर्फ बिपिन चंद्र खरीदी थी उस वक्त, लक्ष्मीकांत खरीदी थी। तो तब वो ब्राउन कलर वाली जो एडिशन चलती थी वो चलती थी। हम्म। तो यही हम्म। 2 बुक मैंने पढ़ी थी बस, ऊपर ऊपर से, और सर के थोड़े इकोनॉमी के नोट्स थे। सर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे, बट ठीक है, मतलब सर ने जितना बताया तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही उन्होंने, हम्म। तो एक बेस मिल गया। और फिर कुछ नहीं पढ़ा, 17 में कुछ खास नहीं पढ़ा मैंने। बट 17 में मैंने जैसे रामचंद्र गुहा की एक बुक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, या? वो मैंने पता नहीं क्यों पढ़ लिया बट ठीक है पढ़ लिया। और इसी तरीके से मैंने फिर कुछ कुछ एक दो बुक्स और पढ़ी बस, इससे ज्यादा मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला। उस साल मेरे हिसाब से जो रोमन सैनी सर थे उनकी वीडियोस चलती थी, आर्ट एंड कल्चर की, डांसेस की, आर्ट हाँ। क्लासिकल डांसेस उनकी डिटेल्स की। तो वो मैंने ऐसे कुछ कुछ रैंडमली कर लिया जो मुझे समझ में आया, नो गाइडेंस, कुछ डायरेक्टेड नहीं था। बट हाँ 17 में मुझे इनसाइट्स के वेबसाइट पे जब मैं अक्रॉस आया तो मैंने देखा लोग ऐसे लिखा करते थे, कुछ करते थे। तो आई स्टार्टेड रीडिंग देयर आंसर्स कुछ कुछ, तब मुझे लगा कि अच्छा ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है, लेट्स डू इट। और फिर मैंने आंसर एक दो लिखे भी, मतलब काफी हद तक मैंने कुछ कुछ लिखा स्टार्ट कर दिया, मुझे लगा कि ये सब पार्ट है, लेट्स एक्सप्लोर इट, क्योंकि आज नहीं तो कल तो करना ही है। और तब से मेरा थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा एंड रहा हूँ। कोई कोई पीयर था इस टाइम के अराउंड, समवन अराउंड यू वाज स्टडी फॉर एग्जाम, या कोई सीनियर जिसने निकाला हो, या एनीवन हु यू कुड क्वेश्चन कि नहीं, सही कर रहा हूँ कि नथिंग? घर वर में कुछ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस? पब्लिक नहीं। सर्विस नहीं, कोई नहीं। तो मेरे घर में भी कोई सिविल मतलब कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है आज तक, ठीक है, और मतलब अच्छा। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई नहीं है। बट वो बैगेज नहीं था कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मतलब दिमाग में तो था कि मैं अगर, मेरे खानदान में मैं पहला आदमी था जिसने जेई क्लियर किया था, तो मैंने सोचा कि इतना फिर भी नहीं करा। पिछड़ा नहीं हूँ कि मैं मतलब नहीं कर सकता हूँ। बट बहुत डाउट्स तो होते ही हैं आपको, जैसे कि 17 में मैंने जो भी पढ़ाई की, मैंने कुछ इफेक्टिव प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं की एक्चुअली। मैंने बस वही 2018 के जैन से लेके जून के बीच में जो प्रीलिम्स तक मैंने पीटी 365 मैंने कुछ कुछ किया, अच्छे से स्कैन किया, और 2-3 बार पढ़े होंगे मैंने कुछ कुछ तो इंपॉर्टेंट। ये जो तो ये जो 120.66 वाला हिट किया था 2019 में, आर यू टेलिंग मी कि वो दैट दैट कॉन्फिडेंस वाज सो हेवी कि यू नो दैट काइंड ऑफ गिव यू समथिंग इन द हार्ट कि बॉस मैं निकाल लूंगा, इट्स जस्ट अबाउट टाइम? हाँ, ऐसा कुछ भी सेल्फ डाउट वाले फेजेस नहीं आए उसके बाद, इवन दो समहाउ 2000 व्हाटएवर ना, इससे इससे पिछले साल बिल्कुल ही गुप हो गई जर्नी एकदम? नथिंग, नो, नो लोज? no, there were of course there कि were lows, I mean, दोस्त ऐसे कह रहे हैं कि भाई तेरी 27 रैंक कैसे आ गई? नहीं देखिए लोस तो थे बहुत सारे, ऐसा नहीं है। मेरी, अगर मैं सबसे बड़ा लो बोलूंगा तो 21 का फेब था, 2021 का फेब मेरा फॉरेस्ट्री का एग्जाम था, 26-25 फेब के आसपास उस साल। हम्म। और 19-20 फेब की बात होगी, मैं पता नहीं कि बहुत लो फील कर रहा था मैं, मतलब ऐसा था कि मैं आई वॉज ऑन माई ऑल टाइम लो, मतलब आई फेल्ट व्हाट इज, मतलब ये लो। चीज क्या होती है एक्चुअली। अच्छा। और क्योंकि ऐसा था कि मैं 2 बार अटेम्प्ट दे चुका था, मतलब सीरियस अटेम्प्ट, मैंने जो 19 का मेंस लिखा और 20 का मेंस लिखा, मे 20 का मेंस मेरा अच्छा गया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड रैंक, मतलब मैं तो समझ रहा था कि मैं लिस्ट में हूँ, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा पेपर सब ठीक गया है, मेरा मैथ्स अच्छा गया था, उसी साल मैंने सबको बोल दिया था 280 प्लस है मैथ्स में तो मेरा मैथ्स ऑप्शनल तो मुझे मालूम पड़ जाता है।
इस बार भी मैंने सबको बोल दिया था 285 प्लस है, 280 प्लस है, आया भी वैसा ही स्कोर। तो आई कुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स। ये अच्छा। प्रॉब्लम हो गई। मैं मतलब सोचने लगा यार 3 साल हो गए यार, 3 साल हो गए कॉलेज से निकले, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और ये चीज हॉन्ट करती थी एक्चुअली। तो वो एक टाइम था। और ये भी दिक्कत हो गई कि मैं वापस से फॉरेस्ट्री का मेंस दे रहा हूँ। और मैं, आप अगर जर्नी को देखोगे, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आप देखिए मैं 2019 में बहुत शिद्दत से पढ़ाई करता हूँ। और फेब में ही प्री की तैयारी शुरू करता हूँ, 4 महीने बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, प्री निकलता है, 4 महीने फिर से मेंस देता हूँ, वो भी निकलता है। फिर 2 महीने बिना टाइम मैंने यहाँ वहाँ गवाया, फिर फॉरेस्ट्री का मेंस लिखता हूँ दिसंबर में। फिर मुझे 10 दिन का विंडो मिलता है, उसमें भी मैं पढ़ता था, सोचता था कि मैं अगले अटेम्प्ट के इंप्रूव करने के लिए पढ़ूँ। कि जैसे ही वो विंडो पीरियड खत्म होता, मेरा रिजल्ट आता, इंटरव्यू का पढ़ना है, नया मोड एकदम से स्टार्ट हो गया। फिर फॉरेस्ट्री का रिजल्ट आ जाता है, उसका नया मोड, इंटरव्यू का पढ़ना है, वो सब पढ़ते पढ़ते लॉकडाउन बीत गया, मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। हम्म। फिर हम्म। लॉकडाउन में मैं घर पे आया, आई मैं फाइनली थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में था। फिर भी मैंने 1 महीने 1.5 महीने घर पे चिल किए होंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने मैथ्स ऑप्शनल अपना वापस से इंप्रूव करना स्टार्ट किया। मैं अच्छे से पढ़ने लगा। मैं 6-7 घंटे रोज मैथ्स पढ़ता, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, ओवरऑल 6 ही 7 घंटे घर पे पढ़ पाता था। तो वो 2 महीने पढ़े होंगे मैंने, जुलाई, जून जुलाई। हम्म। अगस्त में रिजल्ट आया। और मैं फॉर्चुनेटली उस वक्त मुंबई में हमारा मेडिकल टेस्ट चल रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से सब डिलेड था। और मैंने बोला मैं हम्म। मुंबई जाऊंगा, मेरा घर मुंबई के पास में भी है, मतलब वहाँ पे रेसिडेंटशिप है। तो 11 बजे रिजल्ट आता है, 11:04 के आसपास, और मैं मेडिकल के लिए अपियर करने वाला होता हूँ। तो मेरा उस साल नहीं होता है, मतलब हम्म। हालांकि रिजल्ट आने से पहले मैं घर वालों को बोलता था कि मेरा नहीं होगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। और फॉरेस्ट्री का भी रिजल्ट आ चुका था मार्च 4 को, मार्च 19 को मेरा इंटरव्यू था। फॉरेस्ट्री का रिजल्ट का हम्म। सेटबैक मुझे इतना हैम्पर नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था नहीं होगा। मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक था इस मामले में। और हम्म। 19 का इंटरव्यू थोड़ा सा मुझे लगा कि अगेन अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि गड़बड़ हुआ था, कुछ कुछ चीजें मैंने गलत बोल दी थी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड भी था। फिर रिजल्ट आता नहीं होता है, तो दैट टाइम आई स्लाइटली लो होता है, 1-2 दिन के लिए लो था। बट अगेन वो मैं फिर 6 तारीख से वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट जो मैंने बताया आपको, जो 2021 वाला जो था फेब का पीरियड, दैट वाज वेरी वेरी हेक्टिक फॉर मी। मतलब वो 6 दिन झेलना मेरे लिए इतना बुरा हो चुका था कि मैं झेल नहीं पाया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा रेस्ट के लिए। मैंने फिर अगस्त में 2 महीने प्री की तैयारी की, अक्टूबर में प्री दी मैंने, फिर से मैं जनवरी में मेंस लिख रहा हूँ, फिर से मुझे फेब में और मार्च में मेंस लिखना है। मैं मुझे मतलब लग रहा था कि मैं रेस्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे, मतलब। बट हम्म। फाइनली जब वो हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो एक रेस्ट का पीरियड मिला मुझे। हम्म। वो अच्छा चीज था मेरे लिए बस। इट्स सच अ इन्वॉल्विंग प्रोसेस। कोई खुल के दिल से बताए ना तो लोगों को बिल्कुल कुछ मिसकंसेप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं कि भाई इसमें तो लगना ही पड़ेगा। एक और चीज तो जो तुमने शुरू शुरू में बोली थी ना कि दिस एग्जाम वाज ऑलवेज अबाउट नुआंस। दिस एग्जाम मतलब द वे यूपीएससी हैड इमेजिन्ड इट टू बी, इट वाज ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ। हाउ डू यू, कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीपल रिविजन्स करो, एक एक उसके, तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार थोड़ा और गोते नहीं लगाओगे। कुछ लोगों का, और कुछ लोग अपने रिसोर्सेज थोड़े फैला देते हैं, जैसे मैंने पूछा था कि इस साल क्या डिड यू स्प्रेड योरसेल्फ थिन, फार एंड वाइड पढ़ा था। कुछ लोग क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सेम चीज पढ़ना चाहते हैं, वैसे इंटरेस्ट बरकरार रह पाता है। कुछ लोग बहुत ही प्रैक्टिकल स्टडी करना पसंद करते हैं कि भाई वही बता दो क्या क्या आता है वगैरह वगैरह, पीवाईक्यू है जो भी है। एंड अपने को, क्योंकि कुछ लोग का फंडा होता है ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इट्स नॉट एन एकेडमिक एग्जाम, इट्स पीएचडी नहीं करे हो, बताओ करना क्या है। हम्म। इन पर्सनालिटीज में से कितने में तुम इंटरसेक्ट करते हो, और वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट वर्कड फॉर यू एज अ पर्सन? देखिए, ये कैसा है कि आप एज अ इंडिविजुअल आप कभी किसी चीज को ये नहीं बोल सकते हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं एक पर्सनालिटी में फिट हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं हर एक के हम्म। शेड्स होंगे मेरे अंदर। मैंने कुछ कुछ हम्म। सेगमेंट्स हार्ड वर्क किए होंगे, कुछ कुछ प्योर स्मार्ट वर्क से किया होगा, कुछ कुछ मैंने यहाँ वहां से मटेरियल उठा के पढ़ लिए होंगे। तो मतलब मुझे फिट करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है पांच यहाँ साल की जर्नी, हाँ, वैसे मुश्किल है। पे। ओके, लेट्स मेक दिस क्वेश्चन इजियर। कौन सी चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी जिसमें और गोते खाए, एंड इट्स जस्ट वो लव ऑफ द सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही प्यारा से निखर के आया, और यू जस्ट लव इट, यू जस्ट लव दैट सब्जेक्ट, एंड अगर मैं बोलो तो मतलब बिल्कुल डैजल ही कर दो जो सुनने वाला है, प्यार जगा दो उस सब्जेक्ट के लिए, ऐसा कौन सा था? मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ कुछ सेगमेंट्स एनवायरनमेंट में मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडाइवल के कुछ कुछ सेगमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो द पॉइंट वाज मेकिंग दिस सब्जेक्ट एज स्ट्रेंथ वाज, लोग इसे वीकनेस बनाते हैं।
और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डर था कि भाई सब लोग का नुकसान होता है इसमें, सब लोग, एवरीबॉडी सेज हम्म। वेरी डिफिकल्ट। मैंने बोला नहीं, पहले इसी को करते हैं अच्छे से, उसके बाद तो बाकी कर ही लेंगे, जब सबके लिए जो बाकी आसान है वो भी कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग हो गए बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी, मतलब आज के डेट में। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एंड मतलब मैथ्स ऑप्शनल को लेके, आई वाज टॉकिंग टू, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू विद Parish अभी, एंड ही सेड कि he started loving, or he probably already loved the maths optional, मतलब, and I have no idea, right? मतलब मैंने बहुत कम मैथ्स ऑप्शनल के लोगों से बात की, although मैं भी इंजीनियर हूँ, बट ऐसा क्या होता है? क्योंकि जो अपन जो इंजीनियरिंग के 101 में पढ़ते हैं, आई रिमेम्बर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उस सब पे तो मेरा बिल्कुल मन ही उचाट हो चुका था उस वक्त। What is the UPSC math optional all about? If someone wants to have a better idea and coming from you. मैथ्स ऑप्शनल जो है, अगर आप उसका लेवल पूछोगे तो इट इज बिटवीन बीटेक, ग्रेजुएशन, बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, उसका जो लेवल है पेपर का। और मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस और जो पेपर आ रहे हैं आजकल, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, मतलब जैसे पहले हुआ करता था। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ लोगों को कि इफ यू कैन लीव दिस सब्जेक्ट्स असाइड एंड टेक एनी अदर ऑप्शनल, that is the हाँ। best investment you will do in this preparation, Oh, क्योंकि it is not easy subject, it takes lot of time, it is absolute, it takes in fact more than, आप देखिए 500 मार्क्स का पेपर है, आप उसे, मैं पर्सनली मैंने उसे जीएस, ऑल जीएस प्लस ऐसे कंबाइंड से ज्यादा टाइम दिया होगा पूरे अब तक ड्यूरेशन में। तो 500 वर्सेस 1250 इज नॉट जस्टिफाइबल एट joke. एनी। Yeah, it's हाँ, not a वो joke. जस्टिफाई नहीं कर सकते आपकी भाई, आप कोई सब्जेक्ट 2.5 टाइम्स का मैथ्स कैरी वेटेज कैरी कर रहा है, आप उसे इतना ज्यादा उसे दे रहे हो, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को। तो मुझे लगता है बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और ऐसा ऑप्शनल चूज करो जिसमें आपको गाइडेंस मिले, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहो, जिसमें आप ग्रेजुअली इंप्रूव भी करो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 3 बार लिखा, और मतलब जीएस में तो हर बार उसके 400 रहे हैं, बट मैथ्स में उसके हर बार 180, 210, 220, 180, 210, 220, मतलब बुरा स्कोर रहा। तो फिर फाइनली हैज चेंज दिस ईयर। तो पॉइंट है कि अगर आप स्टक हो जाते हो तो छोड़ दो उसको, आप एक बार में आप जान लो कि आप कहाँ तक जा सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं करना है उसमें। चलो, गुड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑफ यू। ये लोग रोमांटिसाइज भी बहुत करते हैं ऑप्शन को, बहुत ही कम लोग एकदम रियलिटी व्हाट इट इज बताते हैं। ओके, फाइनल क्वेश्चन, एंड आई नो इट्स वेरी लेट इन नाइट फॉर यू। हाँ, बताओ। मैथ्स में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मेंस लिखा था, मतलब उसमें मुझे 249 स्कोर थे, फिर मुझे 281 आया, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब मेरे को तो मैथ्स आता है, बट थर्ड में फिर से गिर गया 241 पे। तो इट इज नॉट दैट कि मैं 281 से गिर नहीं सकता, कभी मैं गिरा हूँ, और फिर मुझे फोर्थ में वापस से 296 मिला है। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और देखिए, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना, मतलब जो सेकंड मेरा अटेम्प्ट था, उसमें जब मैंने पहले फॉरेस्ट्री की मेंस लिखी थी, आई वॉज नॉट दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रिपेयर्ड, जैसा कि मैं अभी लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड था, अच्छा प्रिपेयर्ड था। उस अटेम्प्ट में मुझे 229 मार्क्स मिले थे मैथ्स में आउट ऑफ 400। नेक्स्ट अटेम्प्ट 2020 में मैं आई वॉज एब्सोल्युटली थॉरो, मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मुझे लगा 250 तक तो मैं ला ही सकता हूँ, और मुझे आए केवल 200 मार्क्स। ठीक है, Oh, और मैं आई वॉज इन डिसबिलीव कि यार 200 कैसे आ सकते हैं, मैंने इतना बुरा तो लिखा भी नहीं है पेपर। 200 तो ऐसा है कि मैं बिना रिवाइज किए जाऊंगा तो मुझे मिलने चाहिए। तो थोड़ा सा डिसबिलीव में था, बट ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वन नोज। मतलब अगर आप एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत श्योर हो कि आपने मेहनत की, आप कर सकते हो, एंड आई यू विल सक्सीड विद दिस ऑप्शनल, तभी आप लीजिए। मतलब आपके पास एकदम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके लिए। makes sense. Chalo, good I asked this question. I know it's already late in night. Thank you for stopping by at our place this night. जाते जाते एक जी। सवाल और थोड़ा और सोच के बताना कि विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एट यूपीएससी, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स पीपल आर लाइकली टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ? क्योंकि इतनी सुन चुके हैं बहुत सारे रैंकर्स की पुरानी एडवाइसेस चली आ रही जो अब बदल चुकी हैं। तो इस साल कोई अटेम्प्ट देता है, वो यूपीएससी को किस नजरिए से देखे और अपने अगले 3 महीने कैसे प्लान करे? बहुत लंबी बात नहीं, बट बस 3 महीने, व्हाट शुड दे फोकस ऑन अभी? मैं कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि सबके पास इतनी स्किल्स या इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एक बैकअप ऑप्शन लेके आए सिविल सर्विसेज में। हाँ। ये बहुत अच्छा। जरूरी है। आपको, आप जब भी लो फील करो तो आपके पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि मतलब कहीं और मैं लाइफ में कर सकता हूँ। आप हम्म। ऐसे बताइए कि खाली हाथ आइए और फिर यहाँ से आप खाली हाथ जाइए, मतलब होता है। देखिए, आप
इतने लोग अपियर करते हैं, हार्डली देयर आर 1000 सीट्स, ठीक है। और स्टेट सर्विस का कितना ही कंबाइन करके आप कितना बना लोगे, 3000 4000 सीट्स ओवरऑल। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बैकअप ऑप्शन के साथ आइए कुछ, या आप स्किल्स के साथ आइए कि मैं जॉब ले सकता हूँ कल को। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं मतलब कोई मुझे पढ़ा देगा तो हो जाएगा। कुछ सेगमेंट्स यस पढ़ाने से हो जाते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें आपको हर कोई हर चीज नहीं बता सकता। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस रखना है। और स्टार्टिंग के जो आपने कहा 3 महीने, उसमें मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। शुरुआत के आप 60 दिन में कम से कम 6 से 7 जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि PMFIS की जो एनवायरनमेंट की बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ विवेक सिंह इकोनॉमी की जो बुक है, और इस टाइप की जो 6 बुक्स है, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, लूसेंट हो गई, और ये सब आपको 6 बुक 2 महीने में आप एकदम थॉरो हो जाओ। मतलब एक बार तो आपको ग्लांस करना है एकदम, अगर आप नए हो, और नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में आप उसी को रिवाइज कर लो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर और जो भी आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन में करिए, क्योंकि तब आप समझ पाओगे चीजों के हैं क्या ये चीजें। मेक सेंस, मेक सेंस। मतलब बेसिक्स अपने काफी स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद कहीं वो कास्ट और हाँ, नेट वाइड उसके बाद वाला फंड है, राइट? काफी बैक टू बेसिक्स वाली एडवाइस है। इस पूरी जर्नी के दौरान was there anyone, any mentor or anyone who you used to bounce your ideas with, या कोई साथ में पढ़ रहा है? Did you feel any kind of the self, या काफी खुद ही से ही मोटिवेटेड थे? या ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था सेल्फ स्टडी वाला, दैट्स व्हाट वी हैव सीन की। तो ये थ्योरेटिकली तो सिंपल पॉइंट है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाते, स्पेशली इन दिस एग्जाम जो कि आसान नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस थिंग कि जेई वेई के टाइप का, जैसे कि वो लग रहे हैं सवाल। दिस इज इट टेस्ट एवरी डैम थिंग दैट यू हैव, नर्व्स वगैरह सब कुछ, राइट? पढ़ना है, फिर एलिमेंट्स देखो, फिर करते जाओ। तो इस दौरान वर यू ब्लेस्ड विद अ सेल्फ मोटिवेटेड हेड स्पेस, या कुछ कुछ किया, या कुछ लोगों ने सहारा वारा दिया, या समथिंग एल्स, सम अदर इंटरवेंशंस? देखिए 2019 की बात है, जब मैं था बैंगलोर में, तो मेरे एक भैया थे, आदेश भैया, और एक रुद्र भैया थे, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने मेरा, आदेश भैया ने तो मेरा ऐसे चेक किया है, ठीक है, तब उनका मेंस हुआ था, तो वो मेरे मतलब बताते थे कि ये ऐसे लिखो ऐसे में। और काफी हद तक उन्होंने प्रीलिम्स के लिए बताया कि भाई फोकस करो। तो मुझे लगता है कि वो जो 2019 के पीरियड में उन्होंने बताया, वो हेल्पफुल था उस साल, क्योंकि मतलब उसके बाद तो मैं छोड़ दिया, मैंने अपने सब कुछ, आई वॉज ऑल ऑन माई ओन। बहुत हाँ, बहुत कम कंसल्ट करता किसी से। और इतने मतलब मैं बहुत टॉपर्स के साथ घूमता भी नहीं था कि मतलब कोई टॉपर मेरे पहचान में हो। मतलब वो था कि मैं करता रहता था, मुझे लगता था कि हो जाएगा, शायद हो जाए। तो बट हाँ, बाद में कुछ कॉन्टैक्ट्स में आए, बट ऐसा ये भी नहीं था कि मतलब वी यूज्ड टू शेयर नोट्स, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को लगता है लार्जली सेल्फ मोटिवेशन भी था अंदर से कि नहीं यार, इंप्रूव करना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये देखो प्रोसेस का पार्ट था, इसको कैसे एक ये नहीं नहीं, आई गेट इट, आई गेट इट। 100% सेल्फ मोटिवेशन नहीं कह सकता मैं। कुछ ना कुछ दोस्त यार होते थे तो थोड़ा बकैती करते थे, थोड़ा मजा आता, फिर आके पढ़ते, तो वैसा होता था। मतलब चिल मोड में लिया था बाद में, 1.5 साल के बाद मैंने, 1 1.5 2 साल के बाद समझ लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड इस साल जो जो आप कह रहे थे ना पहले, कि दोस्तों को अभी तक विश्वास नहीं होता कि 27 रैंक कैसे की, तुम कितने एक्सपेक्ट करते? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 250 से 350, क्योंकि मेरा कैटेगरी ओबीसी है। तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को इसी में संतुष्ट कर सकता हूँ कि 250 से 350 में ओबीसी में हाईएस्ट मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार इतना भगवान दे दे, बाकी कुछ ज्यादा इच्छा नहीं है अपनी, ठीक है, अच्छा, जो दे दिया सो। दिस इज अमेजिंग। किस हाँ। किस चीज में बिल्कुल एक्सपेक्ट करे थे कि इतने आएंगे, और किस चीज में बिल्कुल वाज सरप्राइज फॉर यू, प्लेजेंट सरप्राइज एट दैट, इन सब मेन और इंटरव्यू में? देखिए पेपर 1 2 3 के स्कोर एक्सपेक्टेड थे, ठीक है, ओके। और मैथ्स का स्कोर तो एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड था कि मैंने तो सबको बोल के रखा था। ऐसे भी एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऐसे भी मैंने सोचा था कि एवरेज ही गया, बहुत खास नहीं आएगा, बहुत बुरा भी नहीं आएगा। हालांकि इस बार ऐसे में लोगों को पनिशमेंट मिली है। आई वुड से आई वाज ऑन अ पॉजिटिव साइड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 198 इन इंटरव्यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ, क्या क्योंकि किया यार थोड़ा और इंटरव्यू ऐसा क्या किया? डिड यू आफ्टर द इंटरव्यू डिड यू नॉट फील कि सही किया एकदम, आई हैंडल द थिंग्स वेल? आई डिड हैंडल वेल। मतलब वो होता ना, एक बैगेज था मेरे पास कि यार मेरे को 60% से ज्यादा कभी मिला ही नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस बार मैंने पढ़ाई की थी इंटरव्यू के लिए, मतलब पहले भी पढ़ता ही था मैं। बट मुझे मेरे सारे दोस्त लोग मैं कहते थे कि यार यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट, मतलब मेरा जो प्रॉपर मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू का वो शुड बी इन 180s।
दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू गिव, क्योंकि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर्सनालिटी बेस पे नहीं लेता हूँ, मतलब पीपल टेक इट एज अ पर्सनालिटी बेस, मैं नॉलेज इंटेंसिव प्रिपरेशन रखता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे पास आर्सेनल हाँ होना चाहिए, आप हंस हाँ नहीं पाए, मुस्कुरा नहीं पाए, आप कुछ नहीं कर पाए, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रेस अ पर्सन विद योर नॉलेज। और मेक सेंस। तो शायद थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज के बेसिस पे मैं खेलता था, मतलब वो मेरा एक आर्सेनल था, तो शायद उसकी वजह से मैं बच गया। मैं शायद सारे इंटरव्यूज में इसी की वजह से बचा हूँ कि मतलब जो 160 आया भी करता था वो शायद मैं थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी बोल दिया करता था बीच बीच में, फैक्ट्स हो गए, मुझे आइडिया होता था कि क्या चीज कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर आप HR बेस्ड क्वेश्चन पूछोगे तो आई एम नॉट दैट गुड एट इट, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, ठीक है। अच्छा तो अगर, और यहाँ पे सिविल सर्वी में जब मॉक दिया था तो डिड एनीवन गिव यू अ स्पेशल इनपुट, या लोगों ने ऐसे एश्योरेंस ही दिया था कि निकाल लोगे एंड यू मोटा मोटा एवरीथिंग इज राइट? यू रिमेंबर एनी इनसाइट, एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है कि मैं जहां भी पैनल मेंबर्स के पास जाता हूँ, दे विल ऑलवेज पंप यू अप, दे विल ऑलवेज पुश यू अप, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। यहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू इनफैक्ट बहुत खराब था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पर्सनल बेस्ड और HR बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब आई फेल्ट यार मैंने इधर बहुत गंदा किया, ऐसा ना हो वहां पे जा करके। अच्छा। बट कहीं ना कहीं वो एक पुराना बैगेज होता है कि आप खेल सकते हो, आप प्रॉपर खेल सकते हो, तो वो शायद इनपुट्स के तौर पे मुझे लगता है कि एक सर का एडवाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड आई मस्ट एडमिट कि इसने हेल्प किया। मतलब मेरा एक दोस्त है मोहम्मद कमरुद्दीन खान, ही हैज आल्सो सेड द सेम थिंग जो सर ने कहा था। ही वाज ऑलरेडी 5-7 years इन सर्विस इन डिफरेंट सर्विसेज। उन्होंने कहा था कि अब सिंस यू आर ऑलरेडी इन सर्विस, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर सम सिविल सर्विसेज पोस्ट, ठीक है, हम्म, आप कोई कोई भी सर्विस के लिए नहीं फाइट करो, आप IAS के लिए फाइट कर रहे हो, एंड वहां पे डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है। आप हम्म, घुमाओ, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आप सीधा बोलो मुझे यही करना है सर, और एकदम विश्वास के साथ कहो कि सर दिस इज द राइट वे, दो इट मे नॉट बी द एब्सोल्युटली राइट वे, बट सिंस, that's an, क्योंकि आप अगर वहां पे जा रहे हो IAS में IPS में, वहां पे डिसीजन मेकिंग इज द गेम। आप डिसीजन में अगर यहाँ पे आप डगमगा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो, तो मतलब यू आर नॉट गुड एट दैट, यू विल ऑलवेज बी इन डायलेमा, यू विल कंसल्ट 4 or 5 people एंड देन यू विल टेक डिसीजन, बाय दैट टाइम द सिचुएशन इज हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। दैट वाज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सर एज वेल एज फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन। that's really powerful actually. Yes, it is very powerful for all the selected candidates, I must admit. It's really powerful. It's like the difference between a perfectionist versus a leader. You know, you take the best call with whatever variables you've got, and then you stand by a call. जो भी होता है, and फिर कहते हैं ना, क्रेडिट है तो टीम में बांटो वरना यू टेक द ब्रिक बैग्स होम. चलो, on that note we'll finish this podcast. Chad, thank you for coming. I know it's very tiring day, रात के 10 बजे हम ये शूट कर रहे हैं, जाएगा है, but lovely chatting with you. मैंने यही कहा था दिन में कि ऐसा करते, कॉल वॉल नहीं करते, डायरेक्टली आप आओ, ऑफिस आओ, we'll just chat this out. I hope it will be better, and it was better. I thoroughly enjoyed here speaking Even with I you. enjoyed, I must admit, I am not tired because मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं दिन में कि मैं थक जाऊंगा आज, ठीक है। और इट्स मतलब प्रीटी कूल डे था, अच्छा वेदर था, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत एफर्ट लेके मैं बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आउट। नहीं तो रिबान, lovely and have a great future यार. अब मैं देहरादून में ही हूँ, so whenever you do pass by, hit me up. मैं तुम्हें देहरादून मसूरी के बेस्ट प्लेसेस जो कि ऑफ बीट है, अगर घूमने फिरने और खाने का शौक है, बिल्कुल इट्स ऑन मी देन. यार आप पहले फोन करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वीक मैं देहरादून में था, WII में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, ठीक है। I yes, Preeti was also here. Oh yes, You yes. should have told me, मतलब मैं आ जाता आपसे मिलने के लिए। अभी भी जब whenever you come, no, there are like amazing spots. तो I am वैसे फ्रॉम उत्तराखंड, तो मैं कोविड के टाइम शिफ्ट हो गया था वहां पे. देयर अमेजिंग प्लेसेस जो विच आई फिगर्ड आउट हियर, और तुम भी जब अकेडमी में आओगे यू सी की द ट्रैक्स एंड द स्प्लेंडेड स्टफ. ठीक है, हिट मी अप व्हेनेवर यू आर हियर. यस यस, यू नो, वी विल टेक अ ग्रुप ट्रिप. चलो, टेक केयर, बाय. थैंक यू।